जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हम दो अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिस पे आज हम बात करेंगे। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले एहसन शाह पे और कच्चे के इलाके में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर राना साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपने देखा कि हाल ही में लाहौर में मतलब 2-3 दिन पहले एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें एक आपको पता है कि बिजनेसमैन जो था बलाज टीपू, उसके उसको कत्ल का उस पर मुकदमा था, उसको मार दिया गया पुलिस मुकाबले में। क्या ये वही स्टोरी नहीं है कि जो स्क्रिप्ट चलता आता है कि जी साथी आए मार दिया? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी बिल्कुल तलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बोलने का। आपको बताता चलूँ कि लाहौर में ये जो हालिया मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, इसमें एहसन शाह का जो मर्डर है, उस केस को पहले तो बाद में आपको बता दूं कि ये उस केस को ख़त्म करने की या उसको कमज़ोर करने की साजिश की कि जो मीर बलाज का कत्ल हुआ था उसको ये कमज़ोर किया गया। दूसरी जानब मैं आपको बता दूं कि इस केस में बहुत सारे मुलजमान थे जो पुलिस इन्हें लेके नहीं आई और इसे उसी तरह एक रवायती मुकाबले की तरह पेश किया गया जो पिछले साल की तरह या इस साल में जो अभी तक 400 पुलिस मुकाबले में उनके साथी छुड़ाने आए हैं। और हर बार की तरह पुलिस जो है वो अल्लाह के हुक्म से वो बच गई और जो मतलूब बंदा था जिसे वो मारना चाह रहे थे वो अपने ही साथियों की गोलियों से वो मर गया। हालांकि जो इसकी जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है वो आज तक मंजर यहाँ पे नहीं लाई गई कि इसकी जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है उसका क्या बना। अगर आप इन्हें देखें कि जो तमाम की तमाम जुडिशियल इंक्वायरी है, अगर उन्हें खंगाला जाए तो उनमें बहुत सारे पुलिस अफसरान जो है वो मुलविस पाए जाएंगे। मगर क्योंकि इसकी पैरवी जो है वो ना तो आम लोगों को बताई जाती है ना मीडिया में बताई जाती है, पुलिस अफसरान इसकी खुद ही जुडिशियल इंक्वायरी करते हैं उसे उसी तरह दबा देते हैं और ये एक जो मरता है वो जो मावरा अदालत कत्ल है वो छुप जाता है। लेकिन आमिर, आपने जैसे कहा कि इंक्वायरी सामने, इस पे कोई बात आप मुझे ये बताएं कि अब जो ये वाकया हुआ है इस पे कोई एप्लीकेशन देगा या मतलब मुतालबा करेगा तो इंक्वायरी होगी? इसकी तो इंक्वायरी नहीं हुई। एक केस पे हुआ कि उन्होंने जारी किया जी, पुलिस मुकाबला हुआ, एफआईआर हुई, साथी छुड़ाने हैं, साथी भी उसका भाई था। तो आप मुझे ये बताइए कि इसके बाद लाहौर के क्या हालात होंगे? आप क्या मतलब इसमें जो आप तीफी भट्ट को देखते हैं या उसको देखते हैं, गोगी भट्ट को देखते हैं, उनको वो बच जाएंगे? और इस केस का रुख क्या होगा? क्या बलाज को इंसाफ मिल सकेगा इसके बाद? देखिए तलाल, एहसन का जो मर्डर है वो शुरू दिन से ही ये मतनाज़ा बनाया जा रहा था। उसको जो इन्वॉल्वमेंट है वो 109 के मुकदमे में मुलव्वस था जो जिसकी सजा कोई इतनी बड़ी नहीं है। हालांकि जो इसके असल मुलजमान है वो तीफी भट्ट को नामजद किया गया था ऐसे बलाज के घर वालों की जानिब से कि जी तीफी भट्ट ने उसे कत्ल करवाया है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो मीर बलाज के कत्ल के मौके पर ही जो मुलजम मीर बलाज को कत्ल करने वाला था वो मौके पर ही मर गया था। हालांकि इस केस में कमजोरी थी बहुत ज्यादा, उसके मरने के बाद तमाम जो हकायक है वो छुप गए थे। मगर पुलिस की जानिब से और बुरसा की जानिब से और शहर में ऐसा एक डंडोरा पीटा गया कि तमाम का तमाम जो मलबा वो एहसन शाह के ऊपर डाल दिया गया कि एहसन शाह ने वो मुखबरी दी। हालांकि एहसन शाह उस वक्त उमरे पे था, बैरून मुल्क था। अगर आप इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाएं, अदालती भी करवाएं तो इसमें एहसन शाह का कोई जुर्म साबित नहीं होगा। मारने वाला जब वो मौके पे मर गया, जिसने मरवाया वो बैरून मुल्क भाग गया। इसकी इंफॉर्मेशन थी जो कि अभी तक एहसन शाह का कोई बयान सामने नहीं आया कि जिसमें एहसन शाह ने कहा हो कि मैंने इसकी मुखबरी दी थी। ये तमाम की तमाम पुलिस तहकीकात है और पुलिस तहकीकात जो होती है वो इतनी अहम नहीं ये होती। पुलिस कस्टडी में बयान दिया गया है ना कि एहसन ये शाह का, कि मतलब किसी अदालत में तो नहीं है बयान? तो इसमें एहसन शाह का जो किरदार है वो मैं नहीं समझ इतना ज्यादा था कि मीर बलाज को मिला। हाँ, अगर देखा जाए कि दोस्ती के नाते कि इंसानियत के नाते कि जो उसका किरदार था एक दोस्ती का, कि 10-11 साल की ये दोस्ती थी, उसने इलाज का किस तरह इस्तेमाल किया और उसे मरवाने के लिए उसने कितनी जद्दोजहद की, कितना अरसा उनके साथ रहा और आखिरकार उसने मीर बलाज को मरवाने के लिए जो सुपारी दी है तीफी की जानिब से, जो मुबैना तौर पर कहा जाए कि तीफी भट्ट की जानिब से या गोगी भट्ट की जानिब से जो मारने वाले को या एहसन को जो पैसे दिए गए हैं, उनकी रिकवरी के बाद एहसन को उन्होंने हिरासत में लिया था। तहकीकात अगर देखी जाए, तहकीकात अगर की जाए तो एहसन की जो इन्वायरमेंट बैरून मुल्क से वापस आने की है वो एक फ़ोन कॉल की है। हालांकि मुलजम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था, शादी की तकरीब में वो पहले से मौजूद था। पुलिस तहकीकात एक जानब ये कह रही है कि जो मारने वाला मुलजम था वो शादी में बलाज से पहले पहुंचा हुआ था। तो मैं नहीं समझता कि अगर एहसन का इतना किरदार था, मगर वो उसका एक इंसानियत और दोस्ती के ऊपर जो उसका किरदार था वो इंतहाई भयानक था, जिसकी उसकी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सजा दी गई है।
आमिर, आप जिस तरह ये आपने कहा कि पुलिस का क्लेम था, दावा था कि लाहौर से शूटर्स को खत्म कर दिया गया है। आपने हाल ही में देखा कि एक हॉस्पिटल के मालिक को उसके बेटे ने मरवाया शूटर्स के जरिए, और उससे पहले भी ये वाकयात होते रहे। आपको पता है बलाज को भी शूटर के जरिए मरवाया गया। फिर पुलिस का ये दावा किस हद तक, किधर किधर क्लेम करती है पुलिस के लाहौर से शूटर खत्म कर चुके हैं? देखिए दलाल का क्राइम की जो रेशियो इस वक्त इंतहाई संगीन है, मगर से बहुत सारे जो गैंग्स हैं वो सरगर्म है और उन्होंने अपने बंदे मैंने अपनी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को। आपने किसी को अगवा करना है, किसी को कत्ल करना है, जख्मी करना है, किसी से छीना है, तो आप उनसे रब्ता करें, वो करते हो। इसको मैं समझता हूँ पुलिस CIA अगर देखा जाए तो लाहौर में इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जो विंग है वो मैं समझता हूँ एक बिल्कुल सफेद हाथी बना हुआ है। तमाम तर जो कार्रवाई है वो CIA कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं कर रहा। मकसद ऑपरेशन विंग एक FIR दर्ज करता है और इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर वो फर्जी कार्रवाई या टाइम जाया करने के लिए बाकी CIA ने रिपोर्ट एक जारी की थी जो आला अफसरान को भिजवाई गई थी कि इस वक्त लाहौर में 100 के करीब ऐसे अफराद हैं जो पैसे लेके ना सिर्फ कत्ल करते हैं बल्कि भत्ता लेते हैं। पुलिस को इनकी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। मकसद है कि ये पीछे उसकी हालिया हकाइक क्या, उसकी वजह क्या है? एक तरफ तो लाहौर पुलिस का, बल्कि हमारी हुकूमत का भी दावा है, पंजाब पुलिस का भी दावा है, IG उस्मान अनवर क्लेम करते हैं, लाहौर पुलिस क्लेम करती है, OC यूनिट क्लेम करता है कि हमने जितने भी जराइम पेशा अफराद थे उनको दबा दिया है। तो अब वो ये आप कहते हैं कि वो उनको एक रिपोर्ट गई है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उसकी इम्प्लीमेंट होने की ना होने की वजह क्या है? देखिए तलाल इसमें बहुत सारी जो पुलिस अफसरान के ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर ये जो डेरेदारी हैं इनकी ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर ना सिर्फ उन मुलजमान को बचाया जाता है बल्कि उनसे भत्ता भी मुबैना तौर पर भत्ता भी लिया जाता है। उनसे एक उनके मामलात भी चलते हैं जिसमें ना सिर्फ पुलिस अफसरान बल्कि सियासी अफराद भी इसमें शामिल है। ना सियासी अफराद की उन्हें पुष्ट बनाई है। आप देखें ना हालिया जो कच्चा का जो वाक़या हुआ है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ना सिर्फ कच्चे के डाकुओं को बल्कि जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं बल्कि उनसे अपने नाजायज़ काम करवाते हैं। उनसे बाकायदा तौर पर वो पैसे क्लेम करते हैं, पैसे लेते हैं जो महाना होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में इस वक्त जराइम की जो हालात है वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं। आपने जिस तरह कच्चे का जिक्र किया, इसमें तो मैं आपकी तरफ बाद में आऊंगा कि कच्चे के क्या हालात है, उस पर भी आपसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, जैसे तीफी भट्ट है, गोगी भट्ट है, लाहौर में टीपू ये बलाज है, इनकी फैमिली है, ये एक बहुत बड़ा मतलब इनकी एक दुश्मनी है। पुलिस ने अब तक क्यों नहीं किरदार अदा किया इसको खत्म करने में? मतलब इनके ये क्लेम मुबैना तौर पे किया जाता है कि इनके सारे इनसे पुलिस वालों से भी ताल्लुकात हैं, और ये मतलब क्यों पुलिस ने एक अपना किरदार अदा नहीं किया इनको इनकी दुश्मनी खत्म करने के लिए? फिलहाल इसमें मीर बलाज जो मकतूल है वो अपने मरने से काफ़ी दिन पहले वावेला करता रहा कि उसे सियासी मकासद के लिए ना सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि उसे दबाया भी जा रहा है। उसका एक सर वो सॉरी, मैं अमीर आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, जलसे हुए हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है, उसने जलसे करवाए हैं बलाज ने, तो वो एक मतलब सियासी बैकग्राउंड भी तो वो एक था ना उसका। लेकिन वो जाती तौर पर PTI से ताल्लुक रखता था। नहीं, लेकिन उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया था ना। देखें आप उन हकायक को देखें कि जैसे बहुत सारे सियासी अफराद को पार्टी व्यवस्था से हटाने के लिए जो किरदार अदा किया था वो पुलिस का अहम किरदार था। तो बलाज मेरे ख्याल से मरने से पहले कुछ इंटरव्यू में और कुछ दरख्वास्तों में ये कहता भी रहा कि उसे सियासी तौर पर दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस वक्त वो PTI से वाबस्तगी रखता था और उसने इसका बरमला कहा था कि उसके जो मुखालफिन है उनके साथ ज़बरदस्ती सुलह करवाई जा रही थी और ना सिर्फ उसकी सुलह करवाई जाए बल्कि उसकी पार्टी वाबस्तगी भी चेंज करवाई जा रही थी। उसने इशारा में भी कहा, उसने बताया भी। चले ये एक अलग बात है कि उसका टीटी भट्ट से भी इस तरह आप देख लें कि मुस्लिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक को जलसे कराता रहा, ओन चौधरी को सपोर्ट करता रहा, जो मतलब हवायत याफ्ता था मुस्लिम लीग नून का। लेकिन इसमें बलाज ने भी किया ना कि उन्होंने मीर हमजा शहबाज शरीफ की भी एक जलसा करवाया, इनकी रैली निकाली, इनके साथ बलाज यासीन उनके साथ तो फिर ये सियासी और पुलिस के लोग क्यों नहीं किरदार अदा करते इन खानदानों की एक दुश्मनियों को खत्म करने के लिए? देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर ये इनकी दुश्मनी खत्म करा देंगे तो इनका फिर खाना पीना कहाँ से आएगा? इनकी ताकत कौन होगी? इनकी ताकत यही जराइम पेशा लोग होते हैं जिनसे ये अपने नाजायज ना सिर्फ काम कराते बल्कि अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इनका असर-रसूख इस्तेमाल करते हैं। बल्कि बहुत सारे मगर इनकी जो लिस्टें आती थी उसमें इन्हें ना सिर्फ कब्जा माफिया कहा जाता था,
इन जराइम इश्तिहारियों को पनाह देने के ऊपर भी बलाज के ऊपर, ना सिर्फ बलाज के ऊपर थे बल्कि तीफी बड़ के ऊपर और गोगी बड़ के ऊपर भी मुकदमात में थे, उन्हें लिस्टों में शामिल किया गया था। अगर ये ऐसे लोग लिस्टें बनती हैं तो यकीनन ये सियासी जो अफराद है इन्हें अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि इस एहसन शाह के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद तीफी भट्ट और गोभी भट्ट इस पर्चे में किस हद तक आप देखते हैं गुनाहगार साबित होंगे? क्योंकि कुछ अर्सा पहले ओसीयू के जो डीआईजी इमरान किश्वर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था गोगी एक तीफी भट्ट के रेड वारंट जबकि करवा लिए गए हैं, उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बाहर के मुल्क से उसको वापस लाया जाएगा। इस पुलिस मुकाबले के बाद, एहसन शाह की हलाकत के बाद, आप क्या देखते हैं? इस केस को कैसे देखते हैं? कानूनी तौर पर तो अब इमरान किश्वर जो डीआईजी है वो गोगी भट्ट को तो इसमें बेगुनाह साबित कर चुके हैं। इसमें उनका कहना है कि जी तीफी भट्ट की ये तमाम की तमाम साजिश थी और हमारे ज़रा के मुताबिक भी ऐसी ही बात है कि गोगी भट्ट का इस मर्डर से पहले तो तीफी की जानिब से किसी किस्म का रब्ता ना था और उसमें ख्याल से उसे इल्म भी नहीं था कि ऐसा कोई वाक़या होगा, क्योंकि जो मुलज़म था मारने वाला था मीर बलाज को, वो तीफी भट्ट का ज़ाती मुलाज़िम था जो 24 साल से उसके साथ था। वो शेखपुरा का रहायशी था और उसने वो तो उसका मालशिया भी कह सकते हैं। मालशिया चले मालशिया ज़ाती मुलाज़िम था, उसे वो जो मर्जी करा था उसने उसे मारा और बलाज के मुखालिफिन ने उसे उधर ही मार दिया, मगर मारने वाला मुलज़म उधर ही मर गया। बाकी जो होती है किसने मरवाया कैसे मरवाया वो इतने हीनियस जुर्म में नहीं शामिल हो सकते, ना ही को ट्रायल में इनमें उन्हें कोई लंबी सजा हो सकती है। आखिर वो जो मुखबरी देने वाला जिसे मरकजी मुलज़म कहा जा रहा था, मैंने समझा कि ऐसे शब्द मरकजी मुलज़म वही होता है जिसके साथ उसकी लड़ाई होती है, जिसने मरवाया होता है, और मरकजी मुलज़म तीफी को ही कहा जाए ना कि एहसन को कहा जाए। अब एहसन मर चुका है, केस इंतहाई कमज़ोर हो चुका है, इसमें जो शवाहिदीन है, जो शवाहिद हैं और गवाह है वो मेरे ख्याल से कमज़ोर पड़ चुके हैं एहसन के मरने के बाद। मैं नहीं समझता केस में भी कुछ बाकी हो। मतलब आपकी बातों से तो मुझे ये लगता है कि इसी तरह फाइल बंद होगी, तीफी बाहर आएगा, जमानत लेगा और कुछ दिनों बाद आप उसको जी ऐसे ही ना सिर्फ तीफी बाहर आएगा, मैं समझता हूँ कि बल्कि जो मीर बलाज था वो आरफ मीर टीपू ट्रक्का वाला का ना सिर्फ मदई था बल्कि उसके ऊपर वो एक केस भी कर रहा था कि खुर्रम की सजाए मौत को बहाल किया जाए, जो कि उम्र कैद में बदल चुकी है। और खुर्रम ने भी जो मुलज़म है मरकजी टीपू का, उसने भी दरख्वास्त की, अपनी बरबरीत की दरख्वास्त दायर कर रखी है और मेरे ख्याल से मदई ना होने के बाद उसे भी बहुत सारा फायदा होगा और खुर्रम भी बाहर आ जाए। मतलब कहने का मकसद ये है कि टीपू ट्रक्का वाला और उसका बेटा बलाज, इसको इंसाफ शायद आइंदा मुस्तकबिल में ना मिल सके, क्योंकि बलाज के जाने के बाद जिस तरह आपने बताया कि उसका केस कमजोर हो गया, बाप का पैरवी वो करता था, वो भी खत्म हो गई है और इसके बाद इसकी केस में भी कमजोर हो चुका है। जी ऐसे ही है। अच्छा, जैसे आमिर आपने ये तो बात की, मुझे आखिरी लाहौर की सूरत हाल ये बता दें, लाहौर में जो क्राइम की सूरत हाल है इस टाइम क्या है? क्योंकि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का दावा है कि क्राइम को उन्होंने कंट्रोल किया है, क्योंकि पिछले दिनों में आपको पता है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर और बाकी दीगर आला अफसरान पुलिस के शामिल थे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि रोड पे जो क्राइम है उसको खत्म किया जाए। उसके बाद ही 2 दिन बाद हमें पता लगा कि लाहौर में क्राइम की सूरत हाल गिर गई। ये कौन सा जादू था लाहौर पुलिस के पास कि पिछले 6 महीनों में गवर्नर पंजाब मेरे साथ इंटरव्यू में भी कहते रहे हैं कि क्राइम पे बढ़ा है और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है। 2 दिनों में कौन सी गिद्दड़ सिंगी आ गई लाहौर पुलिस के पास कि क्राइम गिर गया एकदम? देखिए तो ये कागजों की हेरा फेरी होती है, ये समझते हैं कि जो घर में घुसकर या असला मुंह में सर पर रखकर जो वारदात कीजिए वही वारदात है, उसके अलावा कोई वारदात नहीं। देखिए रोजाना 400 450 FIR लॉन्च हो रही है, रोजाना की बुनियाद पे 450 वारदातें हो रही हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा वारदातें वो झपट्टे की हैं, शहरियों से कीमती मोबाइल छीन लेते हैं, रोड स्नैचिंग जिससे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, रोड स्नैचिंग ऐसी है कि शहरी मोबाइल लेके खड़ा हुआ तो मोटरसाइकिल पर आती है, जिनकी बहुत सारी अभी तक CCTV वीडियो जो है वो वायरल हो रही हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो दुपट्टा मारते हैं और वो मोबाइल छीन के ले जाते हैं। उसके अलावा चोरी की वारदातें हैं, मवेशी चोरी की हैं, नकबजनी की है। पुलिस उन्हें जराइम समझती ही नहीं, हालांकि उसमें लाखों करोड़ों रुपए जो शहरियों के वो लूट लिए जाते हैं किसी न किसी बहाने, तो पुलिस उसे जुर्म समझती नहीं और वो ये साबित करती कि हमने डकैती ये 392 की वारदात है उसमें कमी की है, बाकी 81 की 91 की 94 की भी वारदातें जो है वो उन्हें क्लेम ही नहीं करती। और इसमें ये पुलिस कागजात में अदादो शुमार की हेरा फेरी डाल के वो दे देती कि जी इतनी वारदातें हमने कंट्रोल की हैं और उसे अपनी कारकर्दगी बना दिया जाए। अमीर, आपको मैंने देखा है 20 साल से, मैंने तो हो गया आपको देखते हुए क्राइम रिपोर्टिंग करते, ये खुली कचहरी जो लगती है
इसका क्या मतलब क्या है? इससे कोई आम साइलिन को इजाफा होता है फाका? क्योंकि बात ये है कि जब आप थाने चले जाएं, आप मेरे साथ इधर बैठे हैं, आप सिर्फ इतना एक कॉल कर लें किसी एसएचओ को लाहौर के 84 थानों में से, या उसको फोन करके पूछ कह दें कि जी मैं फलाना बोल रहा हूँ, मेरे साथ ये मसला है, आई थिंक सो आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, को आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जाएगा। ये खुली कचहरियों का क्या मतलब सिलसिला है? असल में बात ये है कि जो दरखास्त गुजार होता है वो जब थाने में 3 प्रोसेस है एफआईआर होने के। लेकिन जो मुतासरा शहरी होता है वो फौरी रिलीफ चाहता है, तो फौरी रिलीफ नहीं जब मिलता और उसे मुख्तलिफ थानेदारों के पीछे पीछे जाना पड़ता है, तो इसलिए वो मुंह करता है फिर खुली कचहरियों की जानिब, जहाँ पर उसकी दाद रसी के लिए एक सेल बनाया होता है कि जब डीआईजी या सीसीपी रोस्टम पर खड़े होते हैं तो वो शरीयत के अगर किसी को मसाइल है तो वो जब मसाइल बताते हैं तो उसका प्रोसेस फिर भी वही होता है। मैं समझता हूँ इससे ये फायदा होता है कि अफसरान सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये खुली कचहरी लगाते हैं। मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ फराहम करने के लिए ये खुली कचहरी होती है। देखें उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका ज़हन होता है कि हमने ना सिर्फ शहरियों को रिलीफ देना है बल्कि शहर से क्राइम भी कंट्रोल करना है। और अगर ये ऐसा करना है तो ये सड़कों पे जाएं, थानों में जाएं, लोगों से जाकर पूछें। ये रेंज जो खुली कचहरी होती है उसमें थानों के आप दौरे भी तो करते दो भी दिन है। पहले आप उन्हें बता देते हैं कि जी हमने खुली कचहरी लगानी है, जिन जिन लोगों के मिसालें उन्हें आप लेके। जब ये सारा चीज़ें मैनेज होती हैं तो मैं नहीं समझता इससे इंसाफ मिल सकता है। आप समझते हैं कि इस टाइम लाहौर में जो एसएचओ की तैनाती है, वो जिस तरह पंजाब हुकूमत का क्लेम है, बल्कि सीएम पंजाब का, और बड़ा अच्छी बात है, ये चीज़ें देखने में भी आई है कि जो सियासी जो मुदाखलत की थी पुलिस में, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। ठीक है, आप ये देखते हैं कि लाहौर में जो एसएचओ हैं बगैर सियासी बुनियादों पर लगते हैं। और दूसरा एक मेरे इसमें एक सवाल आखिरी ऐड कर लें कि जिस तरह डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर है, मोस्ट जूनियर ऑफिसर को लाहौर का दे दिया गया था। ये डीपीओ सरगोदा थे आई थिंक सो पहले। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या इससे जो सीनियर अफसरान है उसमें एक वो फैलती नहीं है कि बदली फैलती, बिल्कुल कि पूरे फैलती है। अफसर को मतलब छोटे मतलब रैंक मतलब जूनियर अफसर को लगा दिया जाए? इस बारे में बताइएगा आप। फिलहाल इस वक्त तो ये है कि लाहौर में बल्कि पंजाब में किसी भी पीएसपी का नौकरी करना इंतहाई मुश्किल बना हुआ है। ये लॉबी सिस्टम होता है, ये 2-3 ग्रुप बने हुए हैं पंजाब पुलिस में। किसी की भी ये कोशिश तो नहीं है कि वो आईजी लगे, क्योंकि आईजी की सीट इंतहाई अहम तरीन और बड़ी दबाव वाली सीट है। इसके ऊपर अभी तक तो, लेकिन नीचे जो है वो जो ग्रुपिंग है, जो मौजूदा हुकूमत के जो करीबी पुलिस अफसरान है, उनकी एक लॉबी है कि जो पोस्टिंग पर आमादगी जाहिर करी है, ना सिर्फ आमादगी जाहिर करी है बल्कि तमाम तर अख्तियारात उनके अहकामात मानने के लिए भी तैयार है। देखिए अब डीआईजी ऑपरेशन है, इनकी जो सीट है वो सिर्फ ऑपरेशनल है। ये किसी को डांट सकते हैं, मुअत्तल कर सकते हैं, लगा नहीं सकते, क्योंकि इनके लगाने के लिए प्रपोजल जो बनती है वो लॉ डिपार्टमेंट जाती है, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ऑफिस का जो डिप्यूट किया हुआ एक जो फर्द होता है, ये अफसर होता है, वो उसकी अगर एएसआई से एसएचओ को तो लेके डीआईजी ऑपरेशन ही लगाते हैं ना लाहौर के, वो उसमें सिर्फ कितनी सियासी देखिए मुदाखलत ये है? टोटल प्रपोजल बनवाकर सेक्रेटरी लॉ को भिजवाई जाती है। मकसद के इसका जो एसएचओ को भी लगाने के लिए? मैं कहता हूँ कि एएसआई से लेके डीएसपी तक की जो तैनाती है वो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी होती है। तमाम अफसरान इनकी प्रपोजल बनवाकर भेजते हैं, वज़ीर आला हाउस वहाँ से लॉ डिपार्टमेंट जाती है, फिर वहाँ से उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन आता है। हाँ, इसमें ये कह लें कि किसी के अगर लॉ डिपार्टमेंट में एक अप्रोच है, वहाँ से वो अप्रोच कराकर कम हम प्रपोजल तो डीआईजी ऑफिस से भिजवा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने 20 लोगों के इंटरव्यू किए हैं, ये 8 सीटों पर हमने तैनाती करनी है, ये 20 अफसरान के इंटरव्यू ये भिजवा दें। फिर उधर जिसका दाव चलता है, जिसका ताल्लुक चलता है, वो उधर अपॉइंट हो जाता है। बहुत शुक्रिया, आमिर। एक नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।